नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मालती जोशी जी के कथा कथन की श्रृंखला में उनकी लिखी हुई कहानी रिश्ते। तो प्रस्तुत है कहानी रिश्ते। एक बार फिर से सारी तैयारी का ठीक से मुआयना करने के बाद मीरा रसोई से निकली और सीधे बाथरूम में गई। पसीने से लथपथ चेहरे पर काफ़ी देर तक ठंडे पानी के छींटे देती रही। तब कहीं जाकर जी जरा हल्का हुआ। फिर जल्दी से हाथ मुंह धोकर उसने कपड़े बदले, बाल ठीक किए, हल्का सा मेकअप किया और दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। 5:30 बज रहे थे। स्कूल कॉलेजों से छूटने वालों का रेला समाप्त हो रहा था और अब दफ्तर वालों की बारी थी। घर लौटने को आतुर इस भीड़ को देखना उसे अच्छा लगता था। उसके अपने बच्चे इस समय खा पी कर ग्राउंड पर पहुंच चुके होते हैं। पति के लौटने में कुछ समय रहता है। ये बीच वाला समय दरवाजे पर अच्छा कट जाता है। 5:45 के लगभग महेश की साइकिल आती दिखाई दी। उसने दूर तक आंखें गड़ा कर देखा और कोई परिचित साइकिल आसपास नहीं थी। फिर भी आशा में वो सड़क पर नजरें गड़ाए ही रही। बरामदे में महेश की साइकिल खड़की, तब कहीं उसे होश आया। उसे बैग पकड़ाकर महेश हाथ मुंह धोने चला गया। मीरा किचन में आई। मेज पर 3 लोगों का इंतज़ाम था। उसने चुपचाप एक प्लेट उठाकर रख दी। अरे वाह, आज तो दही बड़े बने हैं। तौलिए से हाथ मुंह पोंछता हुआ महेश किचन में आया तो खुश हो गया। मेहता साहब नहीं आए आज? प्लेट में दही बड़े डालते हुए उसने पूछ ही लिया आखिर। हाँ भाई, मेहता साहब तो नहीं आए। आज तो मैं मोनोटोनी से ही गुजारा करना पड़ेगा, पर चिंता मत करो, दही बड़ों के साथ पूरा न्याय होगा। कट कर रह गई मीरा। पता नहीं उस दिन किस मुहूर्त में ये बात उसके मुंह से निकल गई थी। मेहता उस दिन यूं ही फॉर्मल हुआ जा रहा था कि रोज़ रोज़ भाभी को तंग करने आ जाता हूँ। तब उसने शिष्टाचारवश कह दिया था, नहीं भाई साहब, आप आते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा मोनोटोनी ब्रेक हो जाती है, नहीं तो इस छोटी सी जगह में तो दम घुट कर रह जाता है। बस तब से महेश है कि जब तक उस बात को उछाल देता है। वैसे मीरा ने बात एकदम गलत नहीं कही थी। सचमुच उसके आने से घर में एक नया चैतन्य आ जाता था। रोज रोज की उबाऊ दिनचर्या में भी एक रौनक आ जाती थी। दिन भर खप कर नाश्ता बनाने में, शाम को तैयार होने में एक थ्रिल आ जाता था। आज भी दिन भर खटते हुए उसके दिमाग में मेहता का ही ख्याल था। पिछली बार उसने बहुत तारीफ की थी, इसलिए इस बार वो दूने जोश से जुट गई थी। पर अब उसका उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया। वो अनमने भाव से प्लेट में चम्मच चलाती हुई बैठी रही। अरे भाई, कुछ बोलो भी, चुप चुप क्यों हो? महेश ने पूछा। चुप ही अच्छे हैं। आपके सामने बात करने की बेवकूफ़ी कौन करे? बस हर एक शब्द को पकड़ लेते हैं। उसने अपना सारा रोष पति पर उतारते हुए कहा। सॉरी सॉरी, इतनी सी बात का बुरा मान गई, अब नहीं कहेंगे बस। और महेश ने सचमुच कान पकड़ लिए। फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसी का थौर थमते ही महेश ने बताया, मेहता बीवी बच्चों को लेवाने झांसी गया है। अरे, उन लोगों को तो परसों आना था ना? क्या पता, शायद रिजर्वेशन जल्दी मिल गया हो। दोपहर में ही टेलीग्राम मिला था। कब तक आ जाएंगे वो लोग? क्या पता, शायद रात हो जाए। तो खाना वाना बनवा लें? नहीं, मना कर रहा था, वहीं से खा पी कर आएंगे वे सब। वो चुप हो रही। शाम का खाना बनाते समय भी उसका मन मेहता की बीवी के आसपास चक्कर काट रहा था। उसे वो सारे इंतज़ाम याद आ गए जो उसके स्वागत में किए जा रहे थे। पर्दे मीरा ने खुद सिल कर दिए थे। एक डिब्बे वाला कूलर, एक पंखा, एक अलमारी, एक स्टोव, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें खरीदी गई थीं। मीरा ने ही सारी शॉपिंग की थी। मेहता ने कह दिया था, भाभी, मैं तो इस मामले में कुछ जानता नहीं, आप ही थोड़ी मदद करवा दीजिए। मेहता का उत्साह ऐसे छलकता जैसे बीवी पहली बार घर आ रही हो। मीरा को तो सचमुच रश्क होने लगा था। रात 10 बजे बटुक लाल चारपाई लेने आया तो उसने फिर एक बार खाने के लिए पूछ लिया, पर बटुक ने बताया कि साहब लोग खा पी कर आए हैं। चारपाई और एक गिलास दूध लेकर बटुक लाल चला गया तो वो इसी प्रतीक्षा में कुर्सी पर बैठी रही कि अभी महेश चलने के लिए कहेगा, पर वो तो सीधे जाकर पलंग पर लेट गया। एक बार चलकर देख आते हम, अगर उन लोगों को ज़रूरत हो, उसने हौले से प्रस्ताव रखा।
पागल हुई हो? इस समय जाएंगे तो गाली देगा वो। पूरे 5 महीने बाद बीवी से मुलाकात हुई है, लेट देम एंजॉय, महेश ने कहा और उसे अपने पास खींच लिया। महेश की बाहों में लेटी हुई वो मेहता की बीवी के बारे में सोचती रही। 11 साल हो गए हैं शादी को, पर मिलन में अब भी वही ताजगी है और एक अपन है। रात दर रात, साल दर साल वही रूटीन चला आ रहा है। घर प्रपंच के झंझटों से दूर रहने वाली मेहता की बीवी पर उसे ईर्ष्या हो आई। सचमुच अब भी वो उतनी ही फ्रेश लगती होगी। मेहता के यहाँ जाने का, उसकी बीवी को देखने का उत्साह एकदम जाता रहा। एक हीन बोध सा उसके मन में व्याप्त हो गया। दूसरे दिन शाम को दफ्तर से लौटते ही महेश बोला, मेहता ने पिक्चर का प्रोग्राम बनाया है, जल्दी से तैयार हो जाओ। उसने एकदम छूटते ही कह दिया, बेकार भीड़ करने से क्या फ़ायदा, उन लोगों को अकेले एंजॉय करने दो, हमारे साथ तो अक्सर ही जाते रहते हैं। तीसरे दिन महेश ने उनके घर जाने का प्रस्ताव किया तो एकदम बिफर पड़ी वो। कायदे से उन्हीं लोगों को पहले आना चाहिए, रोज़ रोज़ यहाँ आते रहे हैं, कम से कम इस बात का ही ख्याल कर लिया होता। फिर एक दिन महेश अकेले ही जाकर उन लोगों को खाने के लिए न्योता दे आया। बहुत भुनभुनाई वो, पर महेश के दफ्तर जाते ही वो घर की सफाई में जुट गई। सारे फर्श पर गीला कपड़ा फेरा, खिड़कियों के पर्दे धो दिए, पलंग की चादरें बदल डालीं, पीतल के डिब्बे चमकाए, किताबों की अलमारी सेट की और फिर जब खाना बनाने बैठी तो अपना पूरा कौशल उसमें उड़ेल दिया। शाम को दोनों बच्चे, वो और महेश सजे संवरे तैयार बैठे थे। एक अजीब सी उत्कंठा से उसका मन धक धक कर रहा था। मेहता लोग आए तो उनके साथ खुशबू का एक झोंका सा घर में दाखिल हुआ। क्रीम की, पाउडर की, सेंट की, पता नहीं कितनी तरह की सुगंध हवा में तैर आई थी। बहुत खूबसूरत नहीं थी मेहता की बीवी, पर बड़ी स्मार्ट लग रही थी। उसके व्यवहार में एक आत्मविश्वास था, पहनावे में एक पॉलिश थी, बोलचाल में एक नफासत थी। महेश भी एक बारगी सकपका गया। मेहमानों की तुलना में मीरा को महेश के हंसने बोलने का ढंग अजीब सा लगने लगा कि वो टॉपिक तक ढंग से चुन नहीं पा रहा है। वो स्वयं तो इतना बौखला गई थी कि नमस्ते करने के बाद चुपचाप बैठी रही। फिर बच्चों को लेकर उठते हुए बोली, बच्चों को खिला दूं पहले, फिर हम लोग इत्मीनान से खा सकेंगे। किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। वो बच्चों को लेकर किचन में आ गई। उनके लिए छोटी छोटी प्लेटों में खाना डालते हुए उसके कान बराबर बाहर की ओर लगे थे। उसे आशा थी कि मेहता की बीवी अंदर आएगी, उसका हाथ बटाएगी, कम से कम इस बहाने गपशप तो हो ही जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्चों को बाहर भेजकर जब वो मेज़ साफ़ कर रही थी तब वो अंदर आई। आते ही ऊपर नीचे मुआयना करते हुए बोली, घर तो आपका भी बड़ा छोटा सा है। जी हाँ, छोटी जगह है ना। दरअसल यहाँ मकानों की बहुत दिक्कत है, मीरा ने कहा। उसे खुशी हुई, चलो कुछ कहने के लिए तो मिला। हमारे मकान में तो फिर भी प्राइवेसी है, पर आपका तो बिल्कुल साथ वाले से सटा हुआ है। मीरा का मन एकदम बुझ गया। उसे अपना घर सचमुच बड़ा छोटा और दम घोटू लगने लगा। एक व्यर्थता सी व्याप गई मन में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? उसने विषय बदलने की गरज से पूछा। बोर हो रही हूँ मैं तो, कोई कंपनी ही नहीं है। मीरा प्रतीक्षा करती रही कि वो आगे कहेगी, और आप भी तो इतनी दूर रहती हैं। पर निराशा ही हाथ लगी। उसे तो ये भी सुनने की साध थी कि सच आपकी वजह से बहुत निश्चिंत हूँ मैं, ये तो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। पर इस बार भी उसे निराश होना पड़ा। शायद मेहता ने उसे कुछ बताया ही ना हो, तभी तो वो इतना फॉर्मल, इतना औपचारिक हुई जा रही है। सारा उत्साह, सारी उत्सुकता जैसे निचुड़ कर रह गई। खाने की मेज पर होने वाली प्रशंसा भी उसे नितांत औपचारिक लगी। मन वैसा ही रूठा रहा। 2-4 दिन बाद मेहता ने उन लोगों को आमंत्रित किया। बच्चों को ढंग से सजा संवार कर, अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनकर वो घर से चली गई थी, पर एक ही हीन बोध था कि पीछा ही नहीं छोड़ता था। मेहता का घर अपनी पुरानी मनहूसियत छोड़कर नई शान शौकत से चमक रहा था। दरवाज़ों खिड़कियों पर नए पर्दे झूल रहे थे, पलंग पर नई चादर बिछी थी, नया पंखा सुखद शीतलता प्रदान कर रहा था। इन सब की खरीदारी में मीरा का हाथ था। पर्दे तो उसने खुद सिल कर दिए थे। प्लास्टिक की बाल्टी, चम्मच स्टैंड, फूल झाड़ू जैसी छोटी छोटी चीज़ें उसने याद करके खरीदवाई थीं।
उसे आशा थी कि उसके सिलेक्शन की तारीफ होगी, कम से कम धन्यवाद तो मिलेगा ही, पर कहाँ? क्या मेहता ने यह सब भी नहीं बताया होगा? बटुकलाल ठीक से कर लेता है ना सब? मीरा ने संभाषण का सूत्र पकड़ा, पर मेहता की बीबी ने एक ही झटके में उतार तोड़ दिया। अब ना भी करे तो उपाय क्या है? मुझे तो बिना गैस के खाना बनता नहीं है। गैस तो यहाँ कहाँ मिलेगी, छोटी जगह है ना। मीरा चुप रह गई तो महेश ने सफाई दी। बैठते देर नहीं हुई थी कि नाश्ता लग गया। लंबा चौड़ा नाश्ता था। बर्फ़ी, पेठा, दालमोठ, मठरी, समोसे, सब कुछ बाजार का था। घर पर सिर्फ चाय बनी थी, वो भी बटुकलाल ने बनाई थी। इस मौसम में चाय पिलाना कोई अच्छा लगता है? मेहता की बीवी भिनभिनाई। पर कैसा सिटी है, बर्फ़ तक नहीं मिलती। बिना बर्फ़ के शरबत तो गले से भी नहीं उतरता। मिल भी जाए तो बाजार इतनी दूर है कि आते आते पिघल जाएगी। महेश ने हंसकर कहा, अरे क्या बाजार है, इन्हीं गिनी दुकानें हैं, उनमें भी ढंग की चॉइस नहीं मिलती। पंखे के कवर के लिए कपड़ा लेना था, मिला ही नहीं। खाने के लिए दफ्तर की मेज़ ले आए हैं, पर उस पर एक प्लास्टिक कवर तो ढंग का चाहिए। बस सफ़ेद चादर से काम चला रहे हैं। आप तो भाभी जी यहाँ जमकर रहिए कुछ दिन, तब जाकर घर ठीक ठाक होगा, महेश ने कहा। यहाँ? माय गुडनेस, ये 2 महीने भी कैसे कटेंगे यही सोच रही हूँ। सीलिंग इतनी नीची है कि फ़ैन नहीं लग सकता, और टेबल फ़ैन तो सिर में दर्द होने लगता है। फिर मच्छर, तौबा तौबा, रियली इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, 3-4 महीने ये ज़रा मुश्किल ही होते हैं। हम लोग तो खैर अब आदी हो गए हैं, महेश ने समर्थन किया। सारा वार्तालाप महेश के और उसके बीच ही हो रहा था। मीरा तो चुप ही थी। मेहता भी बीबी की शिकायतों को चुपचाप बैठा सुन रहा था। उसका सारा ध्यान अतिथि सत्कार में लगा हुआ था। बटुकलाल हाथ में पानी के गिलास लेकर आया तो उसी ने डांटा और भागकर ट्रे ले आया। महेश के कप में चींटी तैर रही थी तो वही दौड़कर चम्मच उठा लाया। बच्चों को संतरे छीलकर उसी ने दिए। पूरे समय बाहर भीतर दौड़ता रहा वो, जैसे वो अकेला मेज़बान हो और बाकी सब, बीबी भी, उसके मेहमान। ऐसे बन रही है जैसे विलायत से चली आई है। मीरा का गुस्सा फूट पड़ा। विलायत से न सही, पर दिल्ली से तो आई ही है, महेश ने कहा। अरे तो क्या हमने दिल्ली नहीं देखी है? आई है उस दिन से सिवाय कुड़कुड़ाने के कुछ नहीं किया। बटुकलाल बता रहा था कि रसोई में तो झांकती तक नहीं। कौन सामान ख़त्म हो गया है, कौन सामान लाना है, इसकी खोज खबर साहब ही रखते हैं। चलता है भाई, छुट्टी मनाने आई है बेचारी। महेश ने पक्ष लिया तो मीरा उबल पड़ी। वाहरी छुट्टी, ऐसी औरत तो मैंने कहीं नहीं देखी। ये तो नहीं हुआ कि आई है तो 2-4 दिन अपने हाथ से कुछ बना के खिला दे। बटुकलाल तो मरा भाग्य में लिखा हुआ है ही। सच्ची बात तो यह है मीरा कि गृहस्थी की आदत नहीं रही, अब तक पीहर का सुख भोग रही है। मीरा तो डर गई। क्या महेश सचमुच उस ग्लैमर की चकाचौंध में खो गया है? बराबर उसी का पक्ष लिए जा रहा है। उसे आने वाले दिनों से खौफ होने लगा। पर आने वाले दिन बहुत शांति से कट गए। पहले तो मीरा को आशा थी और बाद में डर हो गया था कि दोनों परिवारों में खूब गाढ़ी बनेगी। पर मेहता अपने बीबी बच्चों में उलझा रहा। दफ्तर की जीप लेकर उन्हें आसपास के स्थान घुमाता रहा और महेश पत्नी के प्रति वफादार बना रहा। जो समय मेहता के हिस्से में पड़ता था वो भी अब मीरा का हो गया। उसे बहुत संतोष मिलता रहा। जून के अंतिम सप्ताह में मेहता की बीवी बच्चों को लेकर दिल्ली लौट गई। मेहता झांसी तक उन लोगों के साथ गया था। मीरा महेश बस स्टैंड तक पहुंचाने गए। अब कब आएंगी? दिवाली पर? उसने औपचारिकतावश पूछ लिया। देखिए, वैसे मैं तो इनको वहीं बुला रही हूँ। छुट्टियों में चंडीगढ़ हो आएंगे। बच्चों को भाखड़ा नांगल दिखाना है, यहाँ का तो सब देख ही लिया है। ईर्ष्या का एक ज्वार सा मीरा के मन में उठा। इसे कहते हैं भाग्य। पूरी जिंदगी एक पिकनिक की तरह मन रही है। आटा पिसवाने की चिंता नहीं, धोबी और दूध के हिसाब का झंझट नहीं, सुबह शाम रसोई में खटने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो ये सब करते करते ही मन बुढ़ाता जा रहा है। मम्मी, मेहता अंकल आए हैं। खेलने जाता हुआ सोनू रास्ते से लौटकर उसे सूचना देने गया, फिर भी उसने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। स्कूटर की आवाज़ उसने पहले ही सुन ली थी।
बीवी बच्चों को घुमाने के लिए 15 दिन पहले ही ये नया स्कूटर खरीदा गया था, ये भी वो जानती थी। आज सब लोग चले गए हैं तभी इस घर की याद आई है। शाम को अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसने सारी खिड़कियां बंद कर लीं और रसोई में बैठी रही। मम्मी अंकल बैठे हैं बाहर। खेल से लौटे हुए सोनू मोनू ने बताया तो वो लापरवाही से बोली, बैठने दो, पापा आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद महेश लौटा। अरे मीरा, मेहता बाहर बैठा है, तुमने भीतर भी नहीं बुलाया? इतनी बरसात होती रही। आपको बहुत देर हो गई, मीरा ने महेश की बात अनसुनी करते हुए पूछा। पानी की वजह से रुक गया था पर कमबख्त रुका ही नहीं। गीली कमीज उतारते हुए महेश ने कहा, जरा चाय बनाओ, झटपट अदरक वाली बनाना। चाय पीते हुए मेहता ने पूछा, भाभी आपकी इजाज़त हो तो इन्हें पिक्चर ले जाऊं आज? उसने कुछ नहीं कहा, मुंह फुलाए बैठी रही। पर जाने से पहले जब महेश ने अंदर आकर मेहता का खाना बनाने के लिए कहा तो वो एकदम बिफर पड़ी। क्यों, ये कोई होटल है या धर्मशाला? जब चाहा ऑर्डर दे दिया। अरे प्लीज़, आज अकेला है बेचारा। अकेला है तो हम क्या करें, यहाँ किसी ने ठेका ले रखा है। वो भुनभुनाती रही पर महेश कब से ही घर से बाहर निकल गया था। पिक्चर का टाइम जो निकला जा रहा था। सोच लिया उसने भी आज खिचड़ी बनाकर रख देगी वो, और बुलाओ रोज़ रोज़ दोस्तों को। लेकिन जब रसोई में जुटी तो 4-5 चीज़ें बनाकर रख दी और उसे ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि भरवा टिंडे और लौकी का रायता तो उसने खास मेहता के लिए बनाया था। महेश तो लौकी छूता भी नहीं। उसे अपने ऊपर इतना तैश आया, बस यही तो होगा हमारे साथ, सारी ज़िंदगी चूल्हे चक्की में ही फूकनी है। कौन कहेगा मैं भी ग्रेजुएट हूँ। इस छोटी सी जगह में रहते रहते सारी विद्या को जैसे घुन लग गया हो। रात 10 बजे वे लोग खाने पर बैठे। नींद को परे ढकेल कर उठना पड़ा। सारा खाना फिर से गर्म करना पड़ा। उसे तो इतनी कोफ्त हो आई और उस पर सितम ये कि खाने में किसी का मन ही नहीं था। इतने मनोयोग से बनाया खाना मिट्टी हुआ जा रहा था। कुछ देर तक तो महेश फिल्म के विषय में बातें करता रहा, फिर एकदम पूछ बैठा, जगह वगैरह तो ठीक मिल गई थी ना? जगह? मेहता एकदम चौंक पड़ा। हाँ, जगह तो ठीक मिल गई थी, रिजर्वेशन था ना। फिर वो कुछ देर थाली में यूं ही चम्मच चलाता रहा, फिर एकाएक बोला, पप्पू तो मुझसे इतना अटैच नहीं है, पर पिंकी बहुत रोई, बार बार कहती रही कि मुझे यहीं रख लो, पर मेरा तो फील्ड का जॉब है, घर पर रहता ही कितना हूँ। माँ को बुला लो ना, दोनों को एक दूसरे का सहारा हो जाएगा, महेश ने सलाह दी। सूने घर में वो भी आने को राजी नहीं है और उसकी अवस्था भी अब अकेले रहने की नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है यार। छोटे भाई की बीवी तंग आ गई है और ठीक भी है। एक ही आदमी कितना करे आखिर, उनकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं रह गई है। खाना बेवजह लंबा खिंच रहा था, किसी को कोई रुचि नहीं थी, यहाँ तक कि महेश ने भी प्रशंसा में एक शब्द नहीं कहा। इतनी बोर हो गई मीरा। सब लोग हाथ धोने के लिए उठे तो उसने राहत की सांस ली। हम लोग पान खाकर आते हैं, तुम्हारे लिए 2 मीठे मसाले वाले ना? महेश ने जाते हुए पूछा तो उसे चिढ़ाने लगी। पिछलग्गू की तरह उसके पीछे पीछे घूमने की क्या ज़रूरत है? उसकी बीवी चली गई है तो क्या, तुम्हारे तो घर में है। स्कूटर की पिछली सीट पर बैठा महेश उसे बेचारगी की प्रतिमा सा लगा। तुम भी एक स्कूटर ले डालो अब, सोते हुए उसने एकाएक कह डाला। क्यों, ये नेक ख्याल कैसे आ गया? कोई बहुत अनोखी बात तो नहीं कह रही मैं, दफ्तर के और लोग भी जब ले सकते हैं तो मुझे क्या हर्ज है, यही ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पर मैडम इस तनख्वाह में जुगाड़ नहीं बैठ सकता। हाँ, अपनी बीवी भी कहीं नौकरी करती तो बात और थी। तो लगवा दो ना कहीं, ऐसी अनपढ़ जाहिल तो नहीं हूँ मैं। उसे बेवजह रुलाई आने लगी। बेवकूफ़ हो तुम तो, इतना सा मजाक भी नहीं समझती। महेश ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, ना बाबा, बाज आए हम ऐसी नौकरी से। इतना प्यारा मौसम है और जनाब पड़े होंगे करवटें बदलते हुए। तो छुड़ा दे नौकरी और रख लें अपने पास, मीरा ने तैश के साथ कहा। पैसा भी आराम भी, दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं मिल सकती। पैसों का मोह बहुत बुरा होता है रानी। पता है मेहता क्या कह रहा था? शादी हुई थी तब घर में 2 बहनें थी शादी लायक, 2 भाई थे पढ़ने वाले, इसीलिए बीवी से नौकरी करवाता रहा।
अब तो सब निपट गया है, पर वो कहती है कि इतने दिन तक तुम्हारे भाई बहनों के लिए कमाया, अब अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाऊंगी। कितनी पे मिलती होगी? 650। 300 रुपये भाई के मुंह पर फेंक देती है और ऐश करती है। भाई और माँ उसके पैसों से दबे हुए हैं। इसके दम से उनके घर में टीवी है, कूलर है, फ्रिज है। मीरा सांस रोक कर सुन रही थी। 300 रुपये भाई के मुंह पर फेंक देने वाली बात उसे परी कथा सी लग रही थी। यहाँ तो राखी भाई दूज पर 20-25 का मनी आर्डर भी आ जाता है तो वो उड़ी उड़ी फिरती है। बड़े जतन से सहेज कर रखती है उन रुपयों को। वक्त ज़रूरत घर में खर्च भी हो जाएं तो ये जतलाना नहीं भूलती कि ये उसके अपने रुपए हैं। महेश बता रहा था, पहले तो मेहता भी वहीं पास मुरादनगर में नौकरी करता था। हर हफ्ते बीबी के पास पहुंच जाया करता था, पर वहाँ का वातावरण देखकर मन खट्टा हो गया तो छोड़ छाड़ कर मध्य प्रदेश में चला आया। अब तो जहाँ रहता है छुट्टियों में सबको वहीं बुला लेता है। क्यों? वातावरण को क्या हो गया? अरे भाई अपना है, माँ अपनी है, पर भाभी तो पराए घर की है। फिर दिन रात सिर पर रहने वाली ननद किसको अच्छी लगती है? सामने कुछ नहीं कह पाती थी तो दूसरे तरीकों से अपना गुस्सा जाहिर करती थी। मेहता बता रहा था कि आजकल बच्चों पर भी खार खाने लगी है। पिंकी अब बड़ी हो चली है, सब समझने लगी है, इसीलिए तो लौट कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से भेज पाया है उसे। बेचारा इतना उदास हो गया था। बेचारा। सहानुभूति का एक सैलाब सा मीरा के मन में उठने लगा। सचमुच बेचारे की ज़िंदगी भी क्या है। पत्नी है, बच्चे हैं, अच्छी नौकरी है, फिर भी सन्यासियों का सा जीवन व्यतीत कर रहा है। तभी तो यहाँ वहाँ प्यार के रिश्ते जोड़ता फिरता है बेचारा। वो भूल ही गई कि बेचारा मेहता पिछले दिनों कितना पराया हो गया था। उसने सहज भाव से स्वीकार कर लिया कि मुश्किल से 4 दिन उसे परिवार का सुख मिलता है, उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, तो यह स्वाभाविक ही है। इतनी रियायत तो उसके साथ होनी ही चाहिए। सुनो, पति की छाती में मुंह छिपाते हुए उसने कहा, इतवार को डोसे बना रही हूँ, मेहता से कह देना। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी रिश्ते। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।